हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 58 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए हाइपर मेट्रोपिक, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी मायोपिक, ऑप्शन नंबर डी प्रेस बायोपिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि P = क्या होता है? 1/f। इससे ये डायोप्टर होती है। मतलब अगर इसका ऐसा ये यूनिट पूछा जाएगा तो वो डायोप्टर से हम लोग इसको दर्शाते हैं और इसके लिए D से सूचित करते हैं इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किसी परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी अमीटर, ऑप्शन नंबर सी रियोस्टेट, ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बताने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो अमीटर का, तो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या उसको मापने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। रियोस्टेट का प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वोल्टमीटर किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए एक पटाखे का विस्फोट, ऑप्शन नंबर बी एक टॉर्च को ऑन करना, ऑप्शन नंबर सी एक टॉर्च को ऑफ करना, ऑप्शन नंबर डी एक पेंडुलम का झूलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट जो है रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना। टॉर्च का ऑन करना रासायनिक ऊर्जा का क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा में बदलना का उदाहरण हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन के गति का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब ये बता सकते हैं ना कि बल की परिभाषा क्या है। क्योंकि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो ये बताता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगी, और अगर गति में है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बल किसको कहते हैं? तो बल वो बाह्य कारक हुआ जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और न्यूटन की गति की प्रथम नियम से ही हम लोग को बल की परिभाषा मिलती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिमाण
परिणाम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तु पर विभिन्न स्तर के बल लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी, दोनों अंडे टूट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर विस्तृत बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी, तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सब तो सही है। फिर लिखा है तकिए वाला अंडा मतलब दोनों अंडा टूट जाएगा, तो ये बात तो गलत है, तकिए वाला तो नहीं टूटेगा। बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति खालिस्तान रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर बी, सोलर। ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रासोनिक। ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि हवा में जो ध्वनि की गति से अधिक गति को हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। किसी पिंड की गति को मैक संख्या में क्या करते हैं? हम लोग मापते हैं। यदि किसी पिंड की गति की मैक संख्या 1 से अधिक हो तो उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं, और मैक संख्या 5 से अधिक हो तो अति प्रध्वनिक यानी जिसको हाइपरसोनिक कहेंगे वो कहलाता है। जब पिंड की चाल प्रध्वनिक होती है तो वह पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ को ही हम लोग शॉक वेव्स के नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी, वक्रता का केंद्र। ऑप्शन नंबर सी, पोल। ऑप्शन नंबर डी, फोकस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोल। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि हम लोग बताए थे, जब एक गोला इस टाइप से कोई अगर गोलाकार दर्पण है तो इसको यहाँ पर से मान लीजिए कट किया और यहाँ पर एक रेखा बना है, तो ये वाला जो इस दर्पण का जो मुख्य वाला बिंदु है ये क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। और यहाँ पर ये कहलाएगा वक्रता केंद्र। इसको भी ध्यान रखना है, जिसको हम लोग सी से करते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। ऑप्शन नंबर बी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24। ऑप्शन नंबर सी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन नंबर डी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 25। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होते हैं। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की क्या होती है? निश्चित संख्या होती है, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कॉपर में भी वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर सी, एंटी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉजिट्रॉन। क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या हो जाता है? पाया जाता है, और ये एक तरह का मौलिक कण हुआ। इसकी खोज कब हुआ था? तो इसकी खोज 1932 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो
एंडरसन के द्वारा, यानी कार्ल डी एंडरसन के द्वारा किया गया था। ये एक धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जिसका द्रव्यमान व आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन का एंटीकण भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कार्बन यौगिकों में आमतौर पर खाली स्थान नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए त्रि आबंध, ऑप्शन नंबर बी आयनिक आबंध, ऑप्शन नंबर सी एकल आबंध, ऑप्शन नंबर डी द्वि आबंध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में आमतौर पर क्या पाया जाता है? तो आयनिक आबंध पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में हम लोग नहीं पाया जाता ना, पूछा था। हाँ, तो कार्बनिक यौगिकों में आयनिक आबंध नहीं पाया जाता, बाकी जो हो जाएगा त्रि आबंध, एकल आबंध, द्वि आबंध ये पाया जाता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरित को ही क्या बोलते हैं? पूर्ण, जो पूरा तरह से एक दूसरे को स्थानांतरित करे भेजे, आयनिक आबंध कहलाता है। विपरीत आवेश आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बनने वाले आयनिक बंध तब बनता है जब एक परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्थायी रूप से एक दूसरे परमाणु में स्थानांतरित किया जाता है, भेज दिया जाता है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है वो सकारात्मक रूप से आवेशित आयन बन जाता है, और जो लेता है वो ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन बन जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए ZnO प्लस सी, जिसमें Zn प्लस CO है। ऑप्शन नंबर 2 MnO2 प्लस 4HCl, जिसमें हो जाएगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तीसरा हो जाएगा 4Na प्लस O2, तो इसका हो जाएगा 2Na2O। ऑप्शन नंबर चौथा AgNO3 प्लस NaCl, इसका हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया बोलेंगे जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा ये वाला जो हुआ, ये इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये इसमें क्या हो रहा है? रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। इसको हम लोग एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक तरह से ये एग्जाम्पल भी हो जाएगा। दोनों जगह में विस्थापन हो रहा है। सॉरी, हम क्वेश्चन ही गलत समझे। सॉरी, माय मिस्टेक। रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं बोल रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है ये अभिक्रिया। यानी कि Ag का Cl के साथ और NO का Na के साथ। हाँ, सॉरी। तो ये कैसा अभिक्रिया? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और जो बोलेंगे अपचयन दोनों हो रहा। तो ये और ये एक पल के लिए हम सोच रहे हैं कि इसमें तो हो नहीं रहा है। हाँ, मेरा दिमाग से निकल गया था। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? ऑप्शन नंबर ए DV पैमाना, ऑप्शन नंबर बी OH पैमाना, ऑप्शन नंबर सी pH पैमाना, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन पैमाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, यानी pH पैमाना, जिसको हम लोग pH स्केल से भी एक तरह से मापा जाता है। यदि pH का मान 7 होता है तो क्या हो जाता है? विलयन उदासीन होता है। pH का मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है।
इसको भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है केवल वे धातुएं ही अपना पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन से नीचे, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन से ऊपर, ऑप्शन नंबर सी ऊपर या नीचे, ऑप्शन नंबर डी धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुएं प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से क्या होती है, ऊपर होती है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। धातु की प्रतिक्रिया जो क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं एसिड या पानी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन को क्या करती है, विस्थापित कर देती है, क्योंकि ये जो धातुएं हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम जैसे ये सब तत्व बहुत अभिक्रियाशील होते हैं और वे हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए ठंडे पानी से भी क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन जैसे तत्व को भी सक्रिय धातु के रूप में क्या किया जाता है, ये सबको भी एक्टिव एलिमेंट मतलब माना जाता है और ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए भाप के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जैसी धातुएं हाइड्रोजन की तुलना में क्या होते हैं, ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो ये पानी या एसिड से हाइड्रोजन को क्या करती है, विस्थापित नहीं कर पाती है। इतना फैक्ट्स को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाला फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जब चींटी काटती है तो शरीर में अम्लीय द्रव, जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, वो प्रवेश करता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। इस अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर नमी युक्त खाने का सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसका विलयन लगाते हैं। इसका स्वभाव क्या होता है, क्षारीय होता है, जो अम्लीय प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जिससे हम लोग को जो खुजली होना चाहे जलन होना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिकल नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरएक्टिव एनालिटिकल कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मॉडेम खालिस्तान से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी फोन लाइन, ऑप्शन नंबर डी मॉनिटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फोन लाइन, इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो जो कंप्यूटर में फोन लाइन के द्वारा क्या होता है, मॉडेम कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ये डेटा को संचालित करने में क्या होता है, सक्षम होता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ये परिवर्तित भी करता है। ये टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर में क्या होता है, जुड़ा होता है। मॉडेम जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मृतोपपोषी, ऑप्शन नंबर बी परपोषी, ऑप्शन नंबर सी स्वयंपोषी,
ऑप्शन नंबर डी प्राणी समभोजी जीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी वे जीव हुए जो अकार्बनिक अणुओं से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी जीवों के अंतर्गत पादप वगैरह आ जाएंगे, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ जीव मृत जीव होते हैं जो अपना भोजन मतलब मृत वस्तुओं से अपना भोजन बनाते हैं, उसको मृतोपोषी कहते हैं, जैसे मशरूम और ईस्ट। और जो जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहेंगे उसको परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो हुआ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले के मध्य में क्या है, स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 2009 में। इसका विस्तार है जो वो सतपुड़ा रेंज में लगभग 4,918 किलोमीटर तक का है। चौरागढ़, धूपगढ़, हांदीखो, अप्सरा फॉल्स, जटाशंकर, दछेत फॉल, पंचमढ़ी हिल यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल हैं, मतलब जगह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है खालिस्तान कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिड्स, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी गोल्जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोल्जी। क्या है मतलब कि लाइसोसोम क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। लाइसोसोम क्या करता है, पाचन करने का काम करता है। इसे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आरएनए, ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए। क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी डीएनए, जिसको हम लोग डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतान तक ले जाने का कार्य करता है। डीएनए की खोज 2 वैज्ञानिक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? एक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। कब की गई? तो डीएनए की खोज 1953 में की गई। इस फैक्ट को एकदम ध्यान रखिएगा। इसके लिए जेम्स वाटसन जो हुए और फ्रांसिस क्रिक, उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये वाला थोड़ा फैक्ट को भी ध्यान रख लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है जीवों के वैज्ञानिक नाम की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए एंजल कैब्रेरा, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज कैली, ऑप्शन नंबर सी एलेक्सिस कैरेल, ऑप्शन नंबर डी कैरोलस लीनियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कैरोलस लीनियस के द्वारा कब? 1753 में क्या किया गया? जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसलिए इनको वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या बताता है? वंश के बारे में बताता है। दूसरा शब्द जाति के बारे में बताता है। वंश तथा जाति के नाम के पश्चात उस वर्गीकीविद का नाम लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मानव को हम लोग क्या लिखते हैं? होमो सेपियंस लिखते हैं। तो होमो
यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंश और सेपियंस यानी जाति के बारे में बता रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, खाली स्थान बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है। ऑप्शन नंबर ए पित्त लवण, ऑप्शन नंबर बी आंत रस, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी आग्नेयाशी रस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी पित्त लवण बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को क्या करता है, संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। पित्त पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में क्या करता है, विघटित करता है, जिसके बाद पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। और वसा के पाचन के दौरान पित्त एक पायसी कारक के रूप में कार्य करता है, जो वसा के बड़े गोलिकाओं को विघटित करने में सहायक होता है और वसा को पचाने वाले एंजाइम को कार्य करने और वसा को तेजी से पाचन के लिए क्या करता है, बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि AB रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए बी और ओ रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक रक्तदाता होता है। ऑप्शन नंबर सी किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी किसी भी वर्ग से रक्त क्या कर सकता है, ले सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, पहले इसी को थोड़ा सा और एक चीज बता दे रहे। जैसे ए बी क्या करता है, सर्वग्राही होता है, और वैसे ही अगर देखा जाए तो ओ सर्वदाता होता है, यानी सभी को दे सकता ओ वाला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए लिम्ब में, ऑप्शन नंबर बी दिमाग में, ऑप्शन नंबर सी दिल में, ऑप्शन नंबर डी जबान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल में। यानी कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, तो दिल में होती है। ऐच्छिक मांसपेशियां किसको बोलेंगे, ऐसी पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, अतः इसे कंकाल पेशियां भी कहते हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा की शक्ति से क्या होती है, नियंत्रण में रहती है, इसीलिए इसे ऐच्छिक मांसपेशियां बोलते हैं हम। 3 तरह का, मतलब एक ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। अनैच्छिक में वैसी आएगी, इन पेशियों का गति हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग अनैच्छिक बोलेंगे। हृदय पेशी में तो ये दीवार हृदय वाले में पाया जाता है और अनैच्छिक होता है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए मृग, ऑप्शन नंबर बी जूं, ऑप्शन नंबर सी मशरूम, ऑप्शन नंबर डी अमीबा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मशरूम। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। मशरूम भोजन के शरीर के बाहर क्या होता है, विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। मशरूम खाने में स्वादिष्ट होता है तथा एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियल एवं जिंक से क्या होता है, भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग दवा के रूप में भी करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके शेयर से, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तब मन करता है कि आगे वीडियो बनाएं, ऐसे नहीं मन करता है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।